हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो वही जो पीछे वाले वीडियो का टू बी कंटिन्यू चला रहा है वही वीडियो है। ठीक है, इसमें भी हम सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में थोड़ा और डीप में समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी हमने वैसे समझ लिया कि क्या होता है। ठीक है, बट अब हम वैसे समझते हैं कि जब दो जो शेप्स हैं वो सिमिलर होती हैं, दो अगर हम ट्राइंगल्स की बात करें, क्योंकि हम मेनली ट्राइंगल्स के ऊपर काम करेंगे, तो उनमें क्या क्या चीज सेम और कैसे होगा। ठीक है, अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके क्या होता है, एक तो उसके एंगल इक्वल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, एक उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल होती है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखने के लिए देखो, अगर आपको ऐसे नाम दे रखा है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल क्या लेना हम वाई जेड डब्ल्यू, थोड़ा उल्टा पुल्टा नाम दिया ना मैंने, क्यों दिया है समझने के लिए कि जो ये ए है फर्स्ट नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर वाले वर्ड के यानी एंगल ए जो है एंगल वाई के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड है सेकंड क्या होगा, थर्ड। इस तरह से हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी देख सकते हैं। जैसे ये ए बी है तो ये बन जाएगा वाई जेड। ठीक है, बी सी है तो ये जेड डब्ल्यू, और ए सी है तो वाई डब्ल्यू। ठीक है, अब अगर हम दो ट्राइंगल्स के हिसाब से देखें, इसमें मैंने लिए 3√3, ये आपकी 10th क्लास की जो 6 चैप्टर उसी में से मैंने एक एग्जांपल लिया है 3.8 एंड यहाँ है 6। इसी तरह आपको जो दूसरा ट्रायंगल दे रखा है उसके यहाँ दे रखा है 6.3, 12 और 7.6। ठीक है, कुछ ऐसा है। और यहाँ पे नाम दे दिया LMN एंड PQR। ठीक है, तो अब हम इसमें कैसे कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे। आपको क्या है, जो दो ट्राइंगल सिमिलर है उनकी साइड्स की रेशियो सेम होती है, तो हमें यहाँ पे कुछ हल्का सा आइडिया लग रहा है कि इसकी और इसकी अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ज्यादा ठीक लगेगा, क्योंकि ये सेम लग रहा है। तो उस तरह से हम देखेंगे 3√3 अपॉन 6√3, ये हमने काट दिया तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसी तरह ये 6 और ये 12, 6/12 ये आ गया 1:2। इसी तरह 3.8 और 7.6 अगर करें, अगर डेसिमल हटा दे तो 38.76 बन जाएगा। और 38 का जो डबल होता है 2 सा वो 76 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो, इस तरह से रेशियो सेम आ गई। जिनकी रेशियो सेम आई है वही कोरस्पॉन्डिंग साइड है, यानी कि यहाँ पे क्या बन रही है आपकी LM, यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा सा, यहाँ बन रही है आपकी LN अपॉन PQ। सेम इसी तरह ये आ रही है MN अपॉन QR। थर्ड आपकी बन रही है LM अपॉन PQ। तो ये बन गया। अब इसी तरह हम इनके एंगल्स फाइंड करेंगे। देखो ये एंगल जो है ये किसके बीच में रखा है, इन दो साइड्स के। अब इस टाइप से साइड्स ये दोनों बन रही हैं, तो L जो है वो P के इक्वल होगा। सॉरी, ये दोनों ये ऐसे लिख देते हैं, एंगल P। और इन दोनों साइड्स का अगर हम देखें तो ये दोनों बन रहे हैं, तो इस तरह से ये एंगल सेम बनेगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच में हमें एंगल देखना होता है। कुछ समझ में आया किस तरह से हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखते हैं। ठीक है, तो क्राइटेरिया जो सिमिलैरिटी का वो यही होता है कि इसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं और तीनों साइड की जो रेशियो है वो सेम होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई कि सेम रेशियो में जो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो जो दूसरा ट्राइंगल होगा जिसकी बड़ा है जो, उसकी हर साइड सेम रेशियो में बड़ी होगी। अगर डबल है तो डबल होगी, दूसरे से ट्रिपल है तो ट्रिपल होगी, 1.5 गुना है तो 1.5 गुना होगी सारी साइड्स। ठीक है, तो ऐसे होगा। ठीक है, क्लियर। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी में तीनों एंगल तो इक्वल हो जाते हैं, दो अगर ट्राइंगल सिमिलर है, तीनों उसकी साइड की जो लेंथ है वो भी सेम होती है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर हम लेते हैं 2, 5, 3 है तो इसमें 2, 5, 3 ऐसा ही होगा। ठीक है, लेंथ भी सेम होगी, साइड्स भी सेम हो जाएंगी, क्योंकि पहले मैं बता चुकी हूं ये शेप है और ये
साइज है। ओके क्लियर। तो अब हम चलते हैं इनके रूल्स के ऊपर। ओके सिमिलैरिटीज के रूल जो हमारे पास होते हैं, फर्स्ट होता है ए रूल, ए रूल, एस रूल एंड ट्रिपल एस रूल या एस। क्लियर। अब ये रूल्स आपको वैसे यहाँ पे पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ए से हम एंगल को डेनोट करते हैं और एस से हम साइड को डेनोट करते हैं। ठीक है। ए रूल का मतलब कि ये रूल आपको इसी में मिलेगा, और हम जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी में ट्रिपल ए या ए रूल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल होने से ये श्योर नहीं हो जाता कि उसका साइज सेम होगा, इसलिए। ठीक है, तो दो एंगल भी अगर दो ट्राइंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो सिमिलर होगा। क्यों होगा? मान लो ये दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, इसका एक एंगल 40 डिग्री है, एक एंगल 80 डिग्री है और ये 60 है, ये 60 है। अब इसका एक 40 है, एक 80 है, तीसरा हमें नहीं दिखता, तो हमें ये दिख रहा है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब आप इसका तीसरा एंगल फाइंड करके देख लेना, वो 60 ही आएगा। और ऐसे आप एक नहीं, इनफाइनाइट एग्जांपल्स ले लो, अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल इक्वल ही आएगा। क्यों? आई एम श्योर 50% बच्चों को जवाब मिल चुका होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी कि आपको पता है अगर कोई भी ट्राइंगल बनता है तो उस ट्राइंगल की जो तीनों एंगल हैं उनका सम ऑलवेज एंड ऑलवेज 180 होता है। तो अगर इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 बन रहा है तो इसके तीनों का सम भी 180 होगा। 180 होगा तो 40 प्लस 80 120 माइनस करके 60 आ रहा है, तो इसका भी 40 प्लस 80 120 माइनस करके 60 ही आएगा। ठीक है, तो अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल है। दैट मीन दोनों ट्राइंगल्स की शेप इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो यानी कि ए रूल, अगर कोई दो एंगल इक्वल दे रखे हैं कॉरस्पॉन्डिंग तो वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तीनों एंगल इक्वल दे रखे हैं तब भी वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, अब तीसरा आ जाता है एस। तो आप दिमाग में आ रहा होगा मैम कॉन्ग्रुएंसी की तरह एस का मतलब यानी दो साइड इक्वल होंगी? नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस सिमिलैरिटी में हमें साइज इक्वल होने की नीड नहीं होती है। इसमें एस का मतलब क्या है? दो साइड की रेशियो इक्वल होगी। यानी कि देखो, एक ये लिया है, एक कुछ ऐसा ले लिया, ठीक है, इसे मैंने लिया है PQR और इसे लिया है XYZ। अब इसमें मान लो ये साइड है 3.5 सेंटीमीटर की, ठीक है, और यहां पे ये साइड है 7 सेंटीमीटर की, ठीक है, यहां पे ये है 2√2 के इक्वल, ठीक है, और यहां पे ये है 4√2 के इक्वल। ठीक है, आपको दिख रहा है, मुझे आई एम श्योर मैंने लिया है, आपको भी समझ में आ गया होगा कि मैंने इनकी रेशियो इक्वल ली है कि PQ अपॉन XY जो है वो 2√2 अपॉन 4√2 होगा, तो ये 1/2 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जो है PR अपॉन YZ, तो ये आ जाएगा 3.5 अपॉन 7.0 ले सकते हो, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, रेशियो सेम आ गई। अब बीच में जो एंगल है, ये एंगल ये नहीं कि कोई भी एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इन्हीं दो साइड्स के बीच में होना चाहिए। इन दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है P, इन दोनों साइड के बीच में एंगल आ रहा है Y, यानी कि एंगल P इक्वल होना चाहिए Y के, तो ये SAS रूल बनेगा, SAS रूल बनेगा। ठीक है, क्लियर, कि दो जो साइड की रेशियो इक्वल होगी उनके बीच का ही एंगल इक्वल होगा, तो SAS रूल बनेगा। ओके, तो वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। यहाँ पे हम रेशियो की बात कर रहे हैं, इक्वल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे साइड्स की जो है वो रेशियो इक्वल होगी। अगर साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा है ट्रिपल एस, यानी कि तीनों साइड्स की ही रेशियो इक्वल हो जाए। यानी कि यहाँ पे आपको ये एंगल इक्वल दिया हो या ना दिया हो, यहाँ पे थर्ड साइड की जो है रेशियो, मान लो थर्ड साइड आपको दे रखी है 4 और ये 8,
तो ये जो है यहाँ पे पी क्यू एक्स वाई, पी आर वाई जेड, और तीसरी आपके पास आ जाएगी क्यू आर अपॉन एक्स जेड, ये आ जाएगा 4/8 यानी कि 1/2। तो तीनों साइड की रेशियो इक्वल हो गई, तो यहां के लग जाएगा ट्रिपल एस रूल, तो वो दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। क्लियर? ओके, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स जो होते हैं, फर्स्ट होता है इसका ट्रिपल एस रूल, ए रूल, एस रूल, इसके साथ एक एएस रूल भी होता है, बताऊंगी इसे थोड़ा सा और अच्छे से। फोर्थ होता है आरएचएस रूल। ठीक है, ये 4 रूल इसमें अप्लाई होते हैं। ट्रिपल एस रूल आई एम श्योर सब बच्चे समझ गए होंगे कि जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, यहाँ पे हमने रेशियो इक्वल किए, यहाँ पे साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि मान लो आपको कोई इस टाइप से ट्राइंगल दे रखा है, ये आपको 4 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, और एक सेकेंड, ये 4 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, ये कुछ 6 नहीं आ सकता, ये 5 दे रखा है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे ये 4 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, और ये 5 दे रखा है। तो आप देख सकते हो कि ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है। तो तीनों जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल है, भले कोई एंगल इक्वल है या नहीं है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब एएसए रूल कैसा होगा कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स के बीच में, ये 2 ट्रायंगल्स हैं, इनके बीच में ये जो एंगल है, ये एंगल दे रखा है आपको 50, ये दे रखा है आपको मान लो 40, इसी तरह यहाँ पे ये दे रखा है 40 और ये दे रखा है 50। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये दे रखे 6 सेंटीमीटर। तो ये एएसए रूल बन जाएगा, यानी कि जो 2 एंगल्स हम ले रहे हैं उनके बीच की साइड होनी चाहिए। तो ये एएसए रूल, ऐसे इसका ये नहीं है कि यहाँ पे तो 40 और 50 है, यहाँ पे इनके बीच की साइड है, यहाँ पे ये 6 हो जाएगी तो आप बोलोगे ये एएसए रूल लग जाएगा, तो यहाँ रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच की साइड ही होनी चाहिए, तभी एएसए रूल बनेगा। ओके, तो अब जो मैंने साथ में लिखा था एएस रूल, ये क्यों लिखा था? अब देखो, मान लो यहाँ पे ये 6 ले रखी है मैंने, यहाँ पे मैंने ये वाली 6 ले ली। ठीक है, अब देख लो एएस रूल बन रहा है, ए मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, फिर ये दोनों एंगल इक्वल है, फिर उसके बाद की साइड इक्वल है। ठीक है, ये रूल क्यों बन जाता है? क्योंकि अगर इसका ये एंगल 40 है, ये 50 है, तो थर्ड एंगल डेफिनेटली इक्वल ही आएगा, क्योंकि इसका भी थर्ड एंगल 90 बनेगा। वैसे मैंने थोड़ा बना दिया है, 90 नहीं लग रहा है, लेकिन हम एक बार मान लेते हैं, और इसका भी थर्ड एंगल 90 ही आएगा। तो जब थर्ड एंगल 90 आएगा, तो हम इन दोनों एंगल्स के बीच में साइड आ रही है, देख रहे हैं, तो यहाँ पे एएसए रूल बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए एएस रूल से भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या किया जाता है, जब 2 एंगल इक्वल आते हैं तो तीसरे एंगल को एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल कर देते हैं, फिर हम एएसए रूल ही उस पर अप्लाई करते हैं। ये 9th क्लास में बहुत सारे सम ऐसे मिलते हैं। ठीक है, क्लियर? कॉन्ग्रुएंसी का ये वाला रूल। तीसरा रूल है एसएएस, बिल्कुल सही पहचाना, एसएएस यानी 2 साइड के बीच का एंगल। जैसे यहाँ पे हमने एसएएस लिया था कि 2 साइड के अगर रेशियो इक्वल है तो उनके बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये मुझे नहीं लगता ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत है। क्लियर? यहां से क्लियर हो ही गया होगा कि अगर 2 साइड्स इक्वल हैं, उनके बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए। कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये 6 है, ये 5 है, ठीक है, ये 6 है बट ये 5 है, तो यहाँ पे ये एसएएस रूल नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, लेकिन इनके बीच का एंगल इसके इक्वल नहीं आ रहा है। लेकिन यही अगर यहाँ 5 हो तो ये एसएएस रूल लगेगा, अप्लाई होगा। ओके, ठीक है। थर्ड आ गया आरएचएस रूल, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, इसमें पहली एक चीज आरएचएस रूल, यहाँ पे आपको एस का और ए का मीनिंग बिल्कुल क्लियर था। आर का मीनिंग होता है राइट एंगल, एच का मीनिंग होता है हाइपोटेनियस, एस का मीनिंग वही जो अभी तक हम कर रहे थे, साइड। तो राइट एंगल से ये हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि 2 ट्राइंगल्स के अंदर अगर राइट एंगल बन रहा होगा तभी वो ट्राइंगल के ऊपर आरएचएस रूल लग सकता है। यानी कि आरएचएस रूल सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई होगा, पहली चीज। बट
ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर आरएचएस रूल ही लगेगा, नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, आरएचएस रूल राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर ही लगेगा, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर सिर्फ आरएचएस रूल नहीं लगेगा, उनके ऊपर दूसरा कोई रूल भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि अगर आरएचएस रूल के लिए सबसे पहले राइट एंगल तो आपके पास है, लेकिन उस राइट एंगल्स की हाइपोटेनियस जो होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, वो भी लेंथ में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तब आरएचएस रूल लगेगा। तीसरी चीज, आपको एक साइड होनी चाहिए, एंगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाइपोटेनियस के एक्सेप्ट कोई एक साइड और इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तब आप आरएचएस रूल लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, ये ट्राइंगल है। ठीक है, कुछ ऐसा है, इसके बीच में 90 डिग्री आर हमारा आ गया। ये होती है 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है, इसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसमें 90 के सामने वाली ये हाइपोटेनियस है। ये लेंथ में इक्वल, अगर मान लो यहाँ पे ये 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो हमारा सेकंड होगा सेम हाइपोटेनियस, तो H इस पे अप्लाई होगा। और तीसरी, हमें इन दोनों में से कोई एक साइड हमें इक्वल मिलनी चाहिए। मान लो ये 4 है, इसकी ये 4 है, तब हम कहेंगे आरएचएस रूल अप्लाई हो रहा है। अगर इसमें ये अप्लाई ना होके, मान लो ये हाइपोटेनियस इक्वल है, ठीक है, और यहाँ पे आपको मान लिया हमने, यहाँ पे ये एंगल जो है ये 40 और ये 40 दे रखा है, तो यहाँ पे आपका AAS रूल लग जाएगा। AAS रूल लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तीसरी साइड, आरएचएस रूल के लिए तीसरी साइड नहीं है हमारे पास इक्वल। ठीक है, तो और कोई रूल भी अप्लाई हो सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैसा समय। हमारे ऊपर यहाँ पे SS रूल भी लग सकता है। हाइपोटेनियस मान लो आपको इक्वल नहीं दे रखी है, ये 4 दे रखी है और वो 4 दे रखी है, ये 5 दे रखी है और ये 5 दे रखी है, तो आप देख सकते हो SAS रूल अप्लाई हो जाएगा। ओके, क्लियर? आरएचएस रूल, दोनों रूल्स क्लियर हो गए। आई एम श्योर सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बहुत सारी जो कंफ्यूजन थी वो बच्चों की आज क्लियर हुई होगी। ठीक है, पहली चीज, सिमिलैरिटी शेप के ऊपर होती है और कॉन्ग्रुएंसी साइज के ऊपर होती है। शेप्स के लिए एंगल्स इक्वल होने चाहिए, साइज के लिए जो उसके साइड्स हैं उनकी लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। इसमें सिमिलैरिटी में हम रेशियोज इक्वल लेते हैं, उसमें हम क्या इक्वल लेते हैं? लेंथ इक्वल लेते हैं साइड्स की। ठीक है, सिमिलैरिटी में अगर दो शेप्स एक जैसी हैं तो वो सिमिलर हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में दो शेप्स इक्वल होने के साथ साथ उनका साइज भी सेम होना चाहिए, तब वो होंगी। ठीक है, और रूल्स आपके सामने हैं, ये हैं सिमिलैरिटी के रूल, एक सेकेंड, ये हैं सिमिलैरिटी के रूल और ये हैं सारे कॉन्ग्रुएंसी के रूल। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे देखनी है, ये सब कुछ आज क्लियर होगा हमारा। ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं 10th क्लास के 6th चैप्टर की थ्योरम्स के साथ।